अस्सलाम वालेकुम सर्च न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं उरूज फातिमा। इब्तदा है रब्बे जलील के नाम से जिसे हर मुश्किल में पुकारा जाता है। ए अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुम आमीन। मकबूजा कश्मीर में नस्ल कशी सोची समझी साजिश है। आरएसएस हिटलर की नाजी पार्टी का जानशीन मोदी की सोच भारत की तबाही का सबब बनेगी। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। उन्होंने कहा कि ताकत के जोर पर कश्मीरियों के जज्बे को खत्म नहीं किया जा सकता। मसला कश्मीर भरपूर तरीके से आलमी फॉर्म्स पर उजागर करने का ऐलान कर दिया। जो हिंदुस्तान और खास तौर पे ये आरएसएस की इंतहा पसंद हिंदू इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी की हुकूमत, जुल्म तो पहले भी कश्मीरियों पे हो रहा था, लेकिन जो इस हुकूमत ने जुल्म किया है, पैलेट गन से बच्चों की आंखें चली गई, हजारों लोगों को पकड़ के, जिसमें बच्चे 10-10, 12-12 साल के बच्चों को घर से उठा के जेलों में चले गए। जो जालिम होता है, बुज़दिल होता है, जुल्म करता है उन लोगों के ऊपर जो बेबस होते हैं, जो लड़ नहीं सकते। जो कश्मीर में हम देखते हैं 8 लाख फौज 80 लाख कश्मीरियों के ऊपर हर रोज किसी ना किसी हम सुनते हैं कि कोई नौजवान शहीद हो गया। ये पूरी प्लान से ये कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की जो सोच है, जो इसने गुजरात में किया था, ये एक साइकोपैथ है। ये जिस तरह की इसकी सोच है, इनकी जो जमात थी वही हिटलर की नाजी पार्टी, ये जो आरएसएस है, ये उसकी पैदावार है। ये रोल मॉडल समझते हैं हिटलर की नाजी पार्टी को, इसलिए ये ऐसी हरकतें करते हैं। वादी जन्नत नजीर में भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों की नस्लकुशी का सिलसिला जारी है। दरिंदा सिफत भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताजा कार्रवाइयों में मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। खेल जारी है। आए दिन नौजवानों का कत्लेआम मामूल बना हुआ है। नामनहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में काबिज इंतजामिया ने सफाक अहलकारों को इंसानियत की तजलील की खुली छुट्टी दे रखी है। घर मस्मार कर दिए जाते हैं, मालो असबाब लूट लिया जाता है। खवातीन की बेहुरमती भारतीय फौज का शार बन चुकी है। घरों में दंदनाते घुसाने वाले भारतीय एहलकारों के खिलाफ मुजाहमत पर नौजवानों को गोलियां मार दी जाती हैं। वादी में जबरी पाबंदियां बदस्तूर कायम हैं। ग़िज़ाई अजनास की तरसील और इलाज मुआलजे की सहूलियात पर पाबंदी आयद है। कारोबारी मराकज़ पर ताले हैं। इंटरनेट, मोबाइल और लैंडलाइन सर्विसेज मुअत्तल हैं। इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों को वादी से बेदखल कर दिया गया है। सहाफती सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद है। वादी में मोहलिक वबा के हमले भी जारी हैं, लेकिन काबिज इंतजामिया कश्मीरियों को इलाज और टेस्टिंग की सहूलियात फराहम नहीं कर रही। न जाने कितने अफराद अब तक कोरोना का शिकार बनकर दारे फानी से कूच कर चुके हैं। विफाकी बजट की मंजूरी के लिए सियासी जमातों की हिमायत का मामला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने एक बार फिर शाहजैन बुगटी से बजट की मंजूरी के लिए हिमायत मांग ली है। विफाकी बजट की मंजूरी के लिए इस वक्त सियासी जमातों की हिमायत का मामला है। हुकूमत ने एक बार फिर शाहजैन बुगटी से राब्ता किया। हुकूमत ने बजट की मंजूरी के लिए हिमायत मांग ली। शाहजैन बुगटी का हुकूमती वादों की अदम तकमील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुतालिबात की मंजूरी के लिए वजीर आजम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करे। शाहजैन ने कहा 2 दिन में मुतालिबात मंजूर न किए तो हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करेंगे। वफाकी बजट की मंजूरी के लिए सियासी जमातों की हिमायत का मामला है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने एक बार फिर शाहजैन बुगटी से बजट की मंजूरी के लिए हिमायत मांग ली। हुकूमत ने एक बार फिर शाहजैन बुगटी से बजट की मंजूरी के लिए हिमायत मांग ली है। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादी शाहजैन बुगटी ने हुकूमत की जानिब से वादों की अदम तकमील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। शाहजैन बुगटी का मुतालबात की मंजूरी के लिए वजीर आजम के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का मुतालबा भी किया था। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे ऑन शराजी से। जी ऑन। जी देखिए, बिल्कुल वफाकी हुकूमत को आने वाले दिनों में वफाकी बजट मंजूर करवाना है। और जो एक इत्तेहादी जमात है BNP मेंगल, वो तो पहले से ही जो है वो हुकूमत से अलहदा हो चुकी है। तो इसलिए अब नंबर गेम में हुकूमत को मसाइल का सामना है। तो हुकूमत ये चाहती है कि जितने उसके इत्तेहादी हैं वो उसके साथ जो है कायम रहे और ये वफाकी बजट जो है वो मंजूर करवाने में मदद करें। इस हवाले से शाहजैन बुगटी जो है वो भी जो है वो उनको भी वफाकी हुकूमत के फैसलों के साथ
बड़ी हद तक वो खुश नहीं थे और उनका कहना था कि उनसे जो जो वादे किए गए हैं वो वफाकी हुकूमत की जानब से पूरे नहीं किए गए हैं, जिसके बाद वफाकी हुकूमत की जानब से उनसे राब्ता किया गया है। तो उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म एक्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए जो है उन वादों की तकमील करें जो उनके साथ किए गए हैं। बसूरत दीगर वो ये सोच सकते हैं कि आया हुकूमत का साथ देना है या नहीं। तो अब ये एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि एक इत्तेहादी जमात जो है BNP मेंगल, उसके बाद एक और इत्तेहादी जो है शाहजैन बुगटी, वो भी हुकूमत से नाला है और वो भी बजट पास करवाने में किरदार अदा नहीं करना चाहते। जी शुक्रिया ओन शराजी। महंगाई के तमाम हुकूमती तखमीने हवा होने लगे। महंगाई का पारा 10.21% की सतह पर पहुंच गया। रवां हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.15% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ब्यूरो ऑफ शुमारियात की जानिब से हफ्तावार महंगाई के एदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, अदारा शुमारियात की जानिब से हफ्तावार महंगाई के एदाद शुमार जो है वो जारी कर दिए गए हैं और जारी एदाद शुमार के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से जो महंगाई के तखमीने आने वाले माली साल में जो है वो रखे गए हैं, उसके मुताबिक जो महंगाई की शरह जो है उसके बरक्स बढ़ना शुरू हो चुकी है और 10.21% की सतह पर पहुंच गई है। गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो महंगाई की शरह 9.86% पर थी। 0.15% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और रवां हफ्ते के दौरान तकरीबन 14 अशिया ज़रूरियत की कीमतों में इजाफा हुआ है। रवां हफ्ते के दौरान सबसे ज्यादा महंगा जो हुआ है वो टमाटर हुआ है, जिसकी कीमत में 13 रुपए 14 पैसे फी किलो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से LPG का घरेलू सिलेंडर 16 रुपए 26 पैसे महंगा हो गया है। इसके साथ साथ सब मिर्च की कीमत में 11 रुपए, जबकि आलू 71 पैसे, प्याज 1 रुपया फी किलो महंगा हुआ है। वहां हफ्ते के दौरान अंडे फी दर्जन जो है वो 1 रुपए 42 पैसे महंगे हुए हैं। इसी तरह से दाल, मसूर, चावल, सिगरेट और चाय की 25 में 14 अशिया जो है वो महंगी हुई है। वहां हफ्ते के दौरान आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में जो है वो 5 रुपए का इजाफा हुआ है और साथ ही इसकी कीमत जो वो 1045 रुपए तक। शुक्रिया कामरान चौधरी। सिंध में सरकारी अद्वियात प्राइवेट गोदामों के बाद कब्रिस्तान से भी बरामद कर ली गई हैं। सरकारी अद्वियात प्राइवेट गोदामों के बाद अब कब्रिस्तान से बरामद हो रही है। लाड़काना में पुलिस ने कार्रवाई की और कब्रिस्तान से अद्वियात को बरामद कर लिया। दरगाह कायम शाह के करीब कब्रिस्तान से अद्वियात के 26 कॉटन बरामद कर लिए गए हैं। चंद रोज कबल गोदामों से 2 करोड़ की सरकारी अद्वियात बरामद की गई थी। गिरफ्तार 3 मुल्जिमान की निशानदही पर कब्रिस्तान से अद्वियात बरामद की गई थी। सिंध में सरकारी अद्वियात प्राइवेट गोदामों के बाद कब्रिस्तान से बरामद कर ली गई हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद एजाज से। जी शाहिद, अब कब्रिस्तानों से भी अद्वियात बरामद होने लगी हैं? जी, लाड़काना में पुलिस ने कामयाबी कार्रवाई करते हुए सरकारी अद्वियात प्राइवेट गोदामों से बरामदगी के बाद कब्रिस्तान से भी अद्वियात बरामद कर लिए। पुलिस का कहना है कि दरगाह कायम शाह के करीब कब्रिस्तान में अद्वियात के 26 कार्टन बरामद किए गए। याद रहे कि चंद रोज कबल पुलिस ने 2 प्राइवेट गोदामों से 2 करोड़ की सरकारी अद्वियात बरामद की थी। गिरफ्तार 3 मुल्जिमान की निशानदेही पर आज कब्रिस्तान से अद्वियात बरामद की गई थी, जबकि पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार 3 मुल्जिमानों की निशानदेही पर आज चांटका अस्पताल से अमलात की भी बयानात के लिए बुलाया गया था। लाड़काना पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान गिरफ्तारी से बचने के लिए अद्वियात को कब्रिस्तान में फेंक कर फरार हो गए थे। ख्याल रहे कि लाड़काना से बरामद की जाने वाली अद्वियात पर सिंध हुकूमत की नॉट फॉर सेल की मोहर लगी हुई थी, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने भी वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया था। जी बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज। वो वादा ही क्या जो वफा हो। लाख वादे हुए, बहुत दिलासे दिए गए, लेकिन गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। कोरोना से बचने की खातिर घरों में महसूर शहरी बिजली के तातुल के बायस दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए। फरियाद किससे करें? गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया। हर बार की तरह गर्मी आते ही बिजली ने रुखसत ले ली। इधर गर्मी की शिद्दत इंतहा पर पहुंची, उधर बिजली का बोरिया बिस्तर गोल हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बावजूद बिजली तकसीम कार कंपनीज ने रविश न बदली। शहरी शिकायत करें तो कहा जाता है कि भाई कहाँ है लोड शेडिंग, हमारी जानिब से तो भरपूर सप्लाई जारी है।
मुल्क भर में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग बिला तातुल की जा रही है, जिसके सबब घरों में कोरोना के बायस शहरियों का दम घुटने लगा है। बच्चे और बड़े दोनों ही बेहाल हैं। यहाँ तक के जनरेटर्स ने भी काम छोड़ दिया है, मगर अरबाब इख्तियार के बुलंद ऐवानों से गरीब शहर की आवाज है कि टकरा के वापस आ जाती है। सिंध हुकूमत वफाक की पॉलिसियों से नाला। वजीर आला सिंध के ऐवान में तकरीर के दौरान हुकूमत पर लफ्जी तीरंदाजी। कहा सिंध वालों के लिए बिजली की भी किल्लत है। वजीर आजम और वजीर तवानाई की खामोशी माने खेज है। कोरोना लॉकडाउन के हवाले से भी वजीर आजम को आड़े हाथों लिया। समझ नहीं आ रही है कि इलेक्ट्रिक कहती है कि मुझे फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा, पीएसओ कहती है फर्नेस ऑयल हम दे रहे हैं, के इलेक्ट्रिक कहती है हमें गैस नहीं मिल रही, सुई साधन गैस कंपनी कहती है हमने गैस दे दी। ये तीनों इदारे फेडरल गवर्नमेंट के हैं, वो क्यों खामोश बैठे हैं, वो क्यों सो रहे हैं, वो क्यों इस वक्त जब कहा गया था यस कराची इज अ हॉट स्पॉट, कराची में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं, कराची में इस वक्त क्यों कराची के शहरियों के साथ ये कर रहे हैं? व्हाई डजंट द पावर मिनिस्टर वेक अप फ्रॉम स्लीप, व्हाई डजंट द प्राइम मिनिस्टर वेक अप फ्रॉम स्लीप? मैं बहुत सख्त मजम्मत करूंगा। तो बिजली की भी किल्लत इस वक्त में जब कहते हैं कि ये बड़े लॉकडाउन किए हैं, स्मार्ट किस्म के लॉकडाउन किए हैं, और लाहौर तो तकरीबन पूरा बंद है स्मार्ट लॉकडाउन में। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस कराची के शहरी अजियत में मुब्तला हो गए। कराची के शहरी कहते हैं एक जानिब कोरोना का रोना, दूसरी जानिब की इलेक्ट्रिक का रोना। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शहजादा मोइन। ने कराची के शहरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। बिजली की लोड शेडिंग अरूज पे पहुंचा दी गई। एक तरफ कहर की गर्मी तो दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक की हक दर्मी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों तक बिजली की सप्लाई मुअत्तल रहने लगी। शहरी कहते हैं कि सिर्फ बिजली की तवील बंदिशी नहीं कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर दूसरा जुल्म जायद बिल से ढाला जा रहा है। गवर्नमेंट भी कोई इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है कि इलेक्ट्रिक प्राइवेट हो गया है, उनकी मर्जी है, जो बिल भेज रहे हैं बिल पे बिल भेज रहे हैं। लोड शेडिंग अपनी जगह जा रही है जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं। दिल्ली में लोड शेडिंग कर रहे हैं क्योंकि जो है ना अभी इस पे बिलों में जो है ना इनको आवाम ने अपील की है कि बिलों की वजह से जो है ना काफ़ी बिल सबके ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस वजह से इन्होंने जो है ना लोड शेडिंग शुरू कर दी है बिलों की वजह से। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सील किए जाने वाले मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली गायब रहने लगी। इन इलाकों में बिजली की तवील बंदिश से लॉकडाउन नाकाम होने का खदशा पैदा हो गया। लोगों ने कहा है कि जब बिजली नहीं होगी तो इस शदीद गर्मी में वो घरों में नहीं बैठ सकते। लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले मतलब जो है वो लोड शेडिंग इतनी नहीं होती थी। अभी कोरोना वायरस की वजह से लोग परेशान है, घर में बीमार है। फर्ज करो कोई बीमार है कोरोना वायरस की वजह से आइसोलेट हुआ है, तो उसकी वजह से अब लाइट नहीं हुई, तो लाइट नहीं होती तो गरीब लोग क्या करें। अब बंदा देखो कोरोना की वजह से 5 बजे घर में बंद हो जाता है। अब घर में लाइट नहीं तो बंदा ना बाहर निकले, बाहर हुकूमत पुलिस बोलती है बाहर नहीं निकलो, और अंदर घर में बिजली नहीं है तो बंदा क्या करेगा। के इलेक्ट्रिक वालों को समझना चाहिए कि भाई लोगों के हालात ऐसे पहले ही पूरे हो चुके हैं, लोग अब घरों में बैठे हुए हैं, कम से कम घरों में सुकून से तो बैठने दें। शहर कायद के लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो के इलेक्ट्रिक को लगाम दे, उसे मनमानी करने के बजाय बिजली की सप्लाई मामूल के मुताबिक सप्लाई करने का पाबंद किया जाए। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस कराची के शहरी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इसके इलेक्ट्रिक के बहरान पे फौरी तौर पर काबू पाया जाए। कैमरामैन फैजान खान के साथ शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुनस अब्दुल्ला अलवी ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। इस दौरान गैर एलानिया लोड शेडिंग पर इमरान इस्माइल ने सख्त बरहमी का इजहार किया। चीफ एग्जीक्यूटिव के इलेक्ट्रिक से मुलाकात में गवर्नर सिंध का कहना था कि गैर एलानिया लोड शेडिंग कराची के शहरियों के साथ सख्त नाइंसाफी है। सूरत हाल का तदारुक करके लोगों को जल्द अज जल्द रिलीफ दिया जाए। उन्होंने कहा कि विफाक की जानिब से के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस मुहैया की जा रही है, उसके बावजूद इस तरह की सूरत हाल का पैदा होना तशवीशनाक है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी सफीर ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बामी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, बामी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कोरोना से निमटने में जापान के ताउन की तारीफ की। जापानी सफीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी सफीर की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ की कोरोना वबा से निमटने में जापान के ताउन की तारीफ। जापानी सफीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वजारत मजहबी उमूर ने हज दरख्वास्त गुजारों को वाजिबात की अदायगी का फैसला कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सऊदी हुकूमत के फैसले की रोशनी में कामयाब आज़मीन को रुकूम वापस की जाएंगी। वजारत मजहबी उमूर ने हज दरख्वास्त गुजारों को वाजिबात की अदायगी का फैसला कर दिया है। सऊदी हुकूमत के फैसले की रोशनी में कामयाब आज़मीन को रुकूम वापस की जाएंगी। तर्जुमान के मुताबिक वाजिबात की वापसी का सिलसिला 2 जुलाई से शुरू होगा। दरख्वास्त गुजारों को बजरिया SMS इत्तला कर दी जाएगी। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अलमदार बलोच से। जी अलमदार। जी बिल्कुल, देखिए वजारत मजहबी उमूर के तर्जुमान के मुताबिक जो है वजारत ने जो है वो हज 2020 के जो दरख्वास्त गुजारू थे उनके जो वाजिबात हैं वो अदायगी का फैसला जो है वो कर लिया है। और इस हवाले से ये फैसला उस वक्त किया गया है जब सऊदी हुकूमत के हालिया फैसले की रोशनी में कि सिर्फ जो मकामी अफराद है वहाँ हज करेंगे और बैरून मुल्क से कोई हाजी नहीं आएगा। तो इसके बाद अब वजारत मजहबी उमूर ने यह फैसला कर लिया है कि जितने भी दरख्वास्त गुजार हैं उनकी जो रकूम है उनको वापस की जाएंगी। और ये जो वाजिबात की वापसी का सिलसिला है ये 2 जुलाई से जो है मुल्क भर के जो नामजद बैंकों से जो है वो शुरू हो जाएगा। और इस हवाले से जो दरख्वास्त गुजार हैं उनको बजरिया SMS भी इत्तला कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ अगर किसी को शिकायत होगी, रकम नहीं मिल रही होगी तो उसको बाकायदा नंबर भी दिया गया है ताकि वो इस पर जो है वो राब्ता करें। तो इस हवाले से अब बाकायदा तौर पे वजारत मजहबी उमूर की तरफ से फैसला आ गया है। उन्होंने फैसला कर लिया है कि 2 जुलाई से जो है ये रकूम की वापसी का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। रकूम की वापसी का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। अलमदार बलोच, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पेशावर के इलाके तहकाल में नौजवान आमिर तहकाल पर पुलिस तशद्दुद का मामला मजीद गंभीर हो गया। मुजाहिरीन ने सूबाई असेंबली और प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज किया। पुलिस और मुजाहिरीन के माबैन झड़प में दोनों तरफ से मुतादिद अफराद जख्मी हुए। मुजाहिरीन पुरतशद्दुद कवरेज करने पर पुलिस ने सच टीवी की टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया। निस्फ घंटे तक हिरासत में रखा गया जिसकी गूंज सूबाई असेंबली के फ्लोर पर भी सुनाई दी। पेशावर के इलाके तहकाल में नौजवान पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सियासी जमातों समेत सिविल सोसाइटी के लोग सरापा एहतजाज हो गए। मुजाहिरीन ने सूबाई असेंबली के सामने एहतजाज करते हुए पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव भी किया गया और देखते ही देखते असेंबली चौक मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई जिसके नतीजे में 4 मुजाहिरीन जख्मी हो गए। पुलिस की शेलिंग से सच टीवी का कैमरामैन अरसलान तारिक भी जख्मी हो गया, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से फेंके गए पत्थरों की वजह से पुलिस के 6 एहलकार भी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक एहतजाज में मुजाहिरीन असला लेकर आए थे जिन्होंने पुरअमन एहतजाज को जंग में तब्दील कर दिया। पुलिस के मुताबिक हवाई फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। एहतजाज खत्म होने पर जब सच टीवी की टीम वापस दफ्तर आने लगी तो रास्ते में कुछ ट्रैफिक पुलिस एहलकार और पुलिस इंतजामिया शहरी पर तशद्दुद कर रहे थे। कैमरामैन अरसलान तारिक की जानिब से फुटेज बनाने पर पुलिस एहलकार भड़क उठे और सच टीवी की रिपोर्टिंग टीम पर तशद्दुद शुरू कर दिया और अगवा करके आधे घंटे तक ट्रैफिक हेडक्वार्टर में बंद रखा गया। उधर सच टीवी टीम पर तशद्दुद की गूंज सूबाई असेंबली पहुंची तो डिप्टी स्पीकर महमूद जान खान ने वाकये का नोटिस लेते हुए वजीर कानून को हेडक्वार्टर भेज दिया, जिसके बाद टीम को पुलिस हिरासत से छोड़ दिया गया। डिप्टी स्पीकर ने वाकये की तहकीकात करने और मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की भी हिदायत की। मुशीर इत्तलात KPK अजमल वजीर की यकीन दहानियां कहते हैं आमिर तहकाल के वाक़े में जुडिशल कमीशन की तहकीकात में तमाम तर जिम्मेदारान का तयन होगा, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। हम बैठे इस पे वजीराना महमूद खान साहब के जेर सदारत मीटिंग हुई जिसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे होम सेक्रेटरी, IG खैबर पख्तूनख्वा और दिगर वजीर कानून हम सब उसमें मौजूद थे। उसमें यह फैसला हमने किया कि हम इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करेंगे। उस जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भी हमने आज हमारे होम डिपार्टमेंट ने यह लेटर जारी कर दिया चीफ जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट को, और इसमें हमने कहा है कि एक जज साहब को जो इस एक रुकनी वो होगा ताकि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो
اور اس کی جو لوگ اس میں ملوث ہے ان کو سخت سے سخت سزا ملے گی. تو اس لیے میں اس موقع پہ یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ یہ چند اہلکاروں کی جو درندگی ہے اس کے لیے ہم نے یہ سٹیپس اٹھائے. اگر اس کے علاوہ پاکستان کے آئین اور قانون میں اس سے سخت سٹیپس ہو سکتے ہیں تو مجھے کوئی بتائے, وہ ہم لینے کے لیے تیار ہیں. جو ہم نے لیے قانون اور آئین کے مطابق, اس سے جوڈیشل کمیشن سے جو ہم نے اس کے لیے لیٹر لکھ دیا, اس سے بڑا سٹیپس اور کوئی نہیں ہو سکتا. حکومتی صفوں میں اختلاف اور سردار اختر مینگل کے حکومت سے علیحدہ ہونے کے بعد اپوزیشن متحرک ہو گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. دونوں رہنماؤں نے اگلے ہفتے آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر بھی اتفاق کیا ہے. سردار اختر مینگل کے حکومتی اطاعت سے الگ ہونے کے بعد اپوزیشن متحرک ہو گئی. مولانا فضل الرحمان اور پاکستان پیپلز پارٹی نے سردار اختر مینگل سے رابطہ کیا. سردار اختر مینگل نے جے یو آئی کی بلوچستان مسائل بارے اے پی سی میں بھی شرکت کی. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کی ایک کمیٹی بنا دی ہے جو اپوزیشن کی تمام جماعتوں سے رابطہ کر رہی ہے اور ملکی سیاسی صورتحال کے پیش نظر اے پی سی بلانے بارے بات چیت کی جا رہی ہے. اسی تسلسل میں بلاول بھٹو زرداری اور اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا. بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف سے ان کی اپنی صحت اور میاں نواز شریف کی صحت سے متعلق بھی دریافت کیا. بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف میں بجٹ کو مکمل طور پر مسترد کرنے اور اگلے ہفتے آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر بھی اتفاق کیا گیا. نارووال سپورٹس سٹی کرپشن کیس میں نیب نے احسن اقبال کے خلاف ریفرنس جمع کرانے کے لیے پھر مہلت مانگ لی. احتساب عدالت نے نیب سے ریفرنس پیش نہ کرنے پر رپورٹ طلب کر لی. پیشی کے موقع پر احسن اقبال نے کہا کہ ایک جہاز کریش ہونے پر پوری ایویشن انڈسٹری کو داؤ پر لگا دیا. چینی چوروں کو بچانے کے لیے پوری انڈسٹری کو چور بنا دیا. نیب کا کام بنا ثبوت سب کو گرفتار کرنا ہے. احسن اقبال نے وزیراعظم عمران خان کو پاکستان کا گورباچوف قرار دیا. میں مذمت کرتا ہوں کہ یہ جو نام نہاد احتساب کا ڈرامہ چل رہا ہے جس میں کردار کشی کی جا رہی ہے, جس میں اپوزیشن کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, نیب کو کچھ نہیں ملتا تو نئی ٹیمیں ہمارے پیچھے بھیج دی ہیں, جاؤ جا کے کوئی کیس بنا کے لاؤ. چینی کے چوروں کو بچانے کے لیے پوری شوگر انڈسٹری پہ ایف آئی آر کاٹ دی. جہاز ایک کریش ہوا تھا, ایک جہاز کی کریش کی رپورٹ پہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے پاکستان کی پوری ایویشن انڈسٹری کو داؤ پہ لگا دیا. آج پوری دنیا میں پاکستانی ایویشن انڈسٹری ایک مذاق بن گئی ہے. یہ پاکستان کے ساتھ ان نالائقوں نااہلوں کا جو کھیل چل رہا ہے کہ اپنے آپ کو کروسیڈر ثابت کرنے کے لیے یہ پورے ملک کو چور ثابت کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو یہ کوئی بہت ریفارمر ثابت کرنے کے لیے پورے ملک کو ڈاکو اور چور ثابت کرنا چاہتے ہیں. پاک لین ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور دیگر پر فرد جرم 6 جولائی کو عائد کی جائیں گی. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نیب کو آصف زرداری سمیت تمام ملزمان کے لیے ویڈیو لنک کا انتظام کرنے کا حکم دے دیا. کیا کہ آصف علی زرداری جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور دیگر پر فرد جرم کی کارروائی 6 جولائی تک ملتوی کر دی گئی. کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج محمد اعظم خان نے کی. آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی جانب سے فاروق ایچ نائک عدالت میں پیش ہوئے. فاروق ایچ نائک نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ آصف علی زرداری کے لیے سفر کرنا مشکل ہے, ان کی عمر زیادہ ہے, اس لیے خطرہ ہے انہیں کرونا وائرس نہ ہو جائے. جبکہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی عدالت پیش ہوئے تھے جس کے بعد انہیں کرونا وائرس ہو گیا ہے. جج اعظم خان نے فاروق ایچ نائک سے کہا کہ ابھی بھی پیش ہو رہے ہیں کیا؟ آپ کو زندگی پیاری نہیں؟ جب آپ پیش ہو رہے ہیں تو آصف علی زرداری کو بھی بلا لیں, زیادہ مسئلہ ہے تو آصف علی زرداری کو الگ بلا کر ان سے دستخط لے لیتے ہیں. عدالت نے استفسار کیا کہ آصف علی زرداری اسپتال میں ہیں, جس پر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ آصف علی زرداری کراچی میں اپنے گھر میں ہیں, پوری دنیا میں غیر معمولی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. دلائل کے بعد عدالت نے آصف علی زرداری پر بھی ویڈیو لنک سے فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے نیب کو آصف علی زرداری سمیت کراچی میں موجود تمام ملزمان کے لیے ویڈیو لنک کا انتظام کرنے کا حکم دے دیا. محمد اسلم کھوکھر, سچ نیوز, اسلام آباد.
قومی اسمبلی میں بجٹ سیشن میں مصروف ہونے کے باعث لیگی رہنما خواجہ آصف آج نیب میں پیش نہیں ہوئے. اپنے وکیل کے ذریعے جواب جمع کروا دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیشہ اداروں کا احترام کیا، آئندہ دی گئی تاریخ پر لازماً پیش ہو جاؤں گا. اس پر رپورٹ کر رہے ہیں نبیل نقوی. ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل کے معاملے پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف آج نیب میں پیش نہیں ہوئے. نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر کا ذاتی حیثیت میں پیش ہونا انتہائی ضروری ہے. نیب کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے لیگی رہنما کو دوبارہ 3 جولائی کو طلب کر لیا. خواجہ آصف کی جگہ ان کے وکیل چودھری نجم الحسن نیب آفس پہنچے اور جواب جمع کروایا. خواجہ آصف نے جواب میں موقف اپنایا کہ نیب کو تمام مطلوبہ دستاویزات جمع کروا دی گئی ہیں. بجٹ سیشن میں مصروفیات کے باعث نیب میں پیش نہیں ہو سکتا. نیب نے تمام مطلوبہ دستاویزات رکھ لی ہیں. اداروں کا احترام ہمیشہ کیا. بجٹ سیشن کے بعد آئندہ دی گئی تاریخ پر لازمی پیش ہوں گا. نیب کی جانب سے سابق وفاقی وزیر خواجہ آصف پر الزام لگایا گیا کہ خواجہ آصف نے کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سیالکوٹ میں موجودہ زمین سے زیادہ زمین فروخت کی. نیب ذرائع کے مطابق اس کیس میں خواجہ آصف کے ساتھ ان کے اہل خانہ بھی شامل ہیں. نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور. جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر سید منور حسن طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے. ان کی عمر 79 برس تھی. سید منور حسن کچھ عرصے سے علیل تھے اور کراچی کے اسپتال میں زیر علاج تھے. طبیعت بگڑنے پر خالق حقیقی سے جا ملے. سید منور حسن کی نماز جنازہ ہفتے کو بعد نماز ظہر عیدگاہ گراؤنڈ ناظم آباد میں ادا کی جائے گی. ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ افتخار حسین نقوی نے سید منور حسن کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خداوند متعال مرحوم کے درجات بلند کرے، اہل خانہ کو بھی صبر دے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سمیت سیاسی و مذہبی جماعتوں نے سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پیٹ سٹی کا افتتاح کر دیا. پیٹ سٹی آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریڈیولوجی میں قائم کیا گیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل خاور رحمان اور لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر نے آرمی چیف کا استقبال کیا. آرمی میڈیکل کور قوم کی خدمت کرتی رہے گی. AFIRI عوام کو معیاری طبی سہولیات فراہم کرتی رہے گی. آرمی چیف نے اس موقع پر کہا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پیٹ سٹی کا افتتاح کر دیا. ISPR کے مطابق پیٹ سٹی آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریڈیولوجی میں قائم کیا گیا ہے. وزیر ہوابازی اسلام آباد میں گفتگو کر رہے ہیں میڈیا سے.